मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। बड़ी खबर इस वक्त की है, होटल हयात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है चाइना के प्रेसिडेंट का गर्मजोशी से स्वागत। पीएम मोदी ने किया चीनी राष्ट्रपति का स्वागत। काफी देर तक वो इंतजार करते रहे और उसके बाद बाकायदा वहां पर फोटो सेशन भी कराया। ये तस्वीरें देखिए, कितनी गर्मजोशी से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से, और दोनों के बीच बहुत सारी समानताएं भी हैं। आपको बता दें कि चीनी राष्ट्रपति सिर्फ 3 साल के छोटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, और ये देखिए दोनों के चेहरे खिले हुए हैं क्योंकि आज से एक नए रिश्तों की शुरुआत होने जा रही है। भारत और चीन के बीच में फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया और उसके बाद दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन स्वीकार किया। 3 दिनों के दौरे पर आए हुए हैं चीनी राष्ट्रपति। 1 जून 1953 को बीजिंग में उनका जन्म हुआ था और 3 साल के छोटे हैं। आज जन्मदिन के मौके पर नरेंद्र मोदी के वो पहुंचे हुए हैं, साथ में उनकी पत्नी की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत सारी उम्मीदें हैं भारत और चीन के रिश्तों को लेकर इस मुलाकात से। होटल हयात के अंदर ही इस वक्त दोनों की मौजूदगी है। एशिया की ये 2 सबसे बड़े नेता हैं जो इस वक्त, और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जब शी जिनपिंग अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल पहुंची हुई थी उनके स्वागत के लिए। गुजरात के राज्यपाल भी वहां पर मौजूद थे और उसके बाद जैसे ही हयात होटल में पहुंचे चीनी राष्ट्रपति बेहद गर्मजोशी के साथ काफी देर इंतजार करने के बाद देखे उस वक्त की तस्वीरें जब नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे थे। फिर गाड़ी आकर रुकी चीनी राष्ट्रपति की और जैसे ही वो बाहर निकले फूलों का गुलदस्ता देकर नरेंद्र मोदी ने उनका जोरदार स्वागत किया। किस तरह की उम्मीद की जाए, क्योंकि इंच से मीलों बढ़ने की उम्मीद है, ये कहा है नरेंद्र मोदी ने इन रिश्तों को लेकर और लगातार वो ट्वीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या वास्तव में नींव रख दी है नरेंद्र मोदी ने मजबूत रिश्तों की, जितनी गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया और जिस तरह से अपने रिश्तों को प्रगाढ़ और आगे बढ़ाने के लिए इस वक्त व्याकुल दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। हमारे साथ स्मृति चक्रवर्ती जो कि चाइना मामलों की जानकार हैं वो मौजूद हैं और इस वक्त बीबी भट्टाचार्य जो कि अर्थशास्त्री हैं वो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं पिछले 2 घंटों से लगातार। बीबी भट्टाचार्य जी, सबसे पहले आपके पास ही आते हुए, इंच से मीलों बढ़ने की उम्मीद है हमें, इस तरह का ट्वीट किया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, उम्मीद की जी, चाइना के साथ जो भारत की संबंध है वो एक स्तर पे इमोशनल, कहते हैं हम बहुत पुराने सिविलाइजेशन है, दोनों पड़ोसी है तो हमारे, अब दूसरी तरफ जो है बीच बीच इकोनॉमिक ताकत बन जाओ। उसके लिए जहां भी सुविधा हो, चाहे दुश्मन हो, चाहता है। ये लग रहा है आएंगे जी 160 की डेलीगेशन, मुझे लग रहा है ज्यादा से ज्यादा इन लोगों में वही होंगे इंडस्ट्रीज ट्रेड रिलेशन की वाले होंगे जी। और भारत के लिए हम भी होना चाहिए चाइना के साथ जितना संभव हो इकोनॉमिक कोऑपरेशन करके भारत की आर्थिक मजबूती कर, खास करके। बिल्कुल सर, आप अपनी बात पूरी करें उसके पहले ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी चीनी राष्ट्रपति से डिस्कशन करते हुए, और गुजरात चूंकि पहुंचे हुए हैं चीनी राष्ट्रपति इसलिए वहां के बारे में वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज शाम जो भोज का आयोजन किया गया है, और ये देखिए जिसका जिक्र बार बार कहा गया है, किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि बौद्ध धर्म ने बनाया है भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत, और उसी बौद्ध धर्म की कुछ तस्वीरें वहां पर पेश करते हुए नरेंद्र, जिसका जिक्र बार बार कहा गया है, किया गया प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कि बौद्ध धर्म ने बनाया है भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत, और उसी बौद्ध धर्म की कुछ तस्वीरें वहां पर पेश करते हुए नरेंद्र मोदी, और बाकायदा वो खुद ही गाइड भी कर रहे हैं, यानी कि विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी बौद्ध मठों का जिक्र किया था अपने लेख में। इस बात का भी बार बार वर्णन उनकी ओर से किया जा रहा है। सुनने की कोशिश करते हैं। इन गुजरात बहुत सी जगह है जहाँ पर ये सौराष्ट्र में खंभालिया का है, कच्छ में है
It was King Ashoka who spread the Buddha relic to quarters of the world. 您说的没错，确实是这样。晚上节目来，谢谢您，5 p.m. So we are meeting at She will be seeing you tonight. 这类的。1对1。 दरअसल गुजरात में बौद्ध धर्म की विरासत के काफी सारे चिन्ह हैं और उसी बात का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे थे चीनी राष्ट्रपति के सामने। इसके पहले उन्होंने ट्वीट में इस बात का जिक्र किया था कि दरअसल चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भी बौद्ध मठों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वडनगर में उनका जन्म हुआ, वहां पर भी बौद्ध मठ है, बौद्ध धर्म की विरासत वहां पर मौजूद है। जूनागढ़ में अशोक के शिलालेख हैं जिसमें बौद्ध धर्म को लेकर कई बातें कही गई हैं, सामाजिक और नैतिक संदेश भी लिखे गए हैं। और बौद्ध धर्म के प्रतीकों का जिसका बार बार जिक्र कर रहे थे नरेंद्र मोदी और अपने हाथों से दिखा भी रहे थे, क्योंकि इस होटल में ही उन तमाम चीजों को समाहित करने की कोशिश की गई है। बौद्ध धर्म के जितने भी चिन्ह हैं गुजरात में, उन सभी का जिक्र खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और बाकायदा विस्तार से इस बारे में चीनी राष्ट्रपति को जानकारी भी दी। और यहाँ पर देखिए दोनों के चेहरे खिले हुए हैं। और यही बीबी भट्टाचार्य जी, अगर इन तस्वीरों को देखकर आप कुछ कह पाए, कितनी गर्मजोशी से मिले नरेंद्र मोदी ने, खुद उन्हें एक एक करके जानकारी दी, उसकी भी तस्वीर सामने आ गई है कि बौद्ध धर्म के कितने चिन्ह गुजरात में मौजूद हैं। देखिए, चीन भारत की सबसे पहला संबंध बुद्ध धर्म के माध्यम से हुआ। बिल्कुल, बुद्ध धर्म चीन में अभी इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होता है, मगर चीनी लोग उसको इज्जत करते, रेस्पेक्ट करते। एक मतलब एक पीसफुल मैसेज, लव, कंपैशन जो बुद्ध धर्म की है। बुद्ध धर्म की एक काफी भी फायदा हुआ चीन और भारत के बीच में। उस जमाने में स्कॉलरली एक्सचेंज होता था, विजिटर्स एक्सचेंज होता था, उसमें ज्यादा हिस्सा वो जो स्कॉलरली और रिलीजियस उस बेसिस पे आते थे। तो उसका जो जिक्र करके अभी भी मोदी साहब शायद सोच रहे चीन वालों को थोड़ा मतलब पुराना मतलब इतिहास के बारे में बता दे, भाई हम दुश्मन नहीं है, हम दोस्त है। तो हमसे आप ज्यादातर ऐसा दोस्तों की बात करो। जो बॉर्डर की लड़ाई है या जो वियतनाम में शेल की मतलब एक्सप्लोरेशन लड़ाई है, उसको छोड़ दो, ज्यादा से ज्यादा मतलब पुरानी दोस्ती का याद करो। बिल्कुल सही कहा आपने। और बौद्ध धर्म ने ही बनाया है भारत और चीन के रिश्ते को मजबूत। नरेंद्र मोदी की ओर से 2 दिन पहले ये ट्वीट भी किया गया था और आज तो जीती जागती मिसाल भी हमें देखने को मिली है होटल हयात के अंदर। रिवर फ्रंट से संजय शर्मा हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं अहमदाबाद से, उनका मैं रुख करूं, लेकिन उसके पहले स्मृति चक्रवर्ती जी आपके पास आते हुए, अब जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, बेहद गर्मजोशी से एशिया के 2 ये बड़े नेता मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और बौद्ध धर्म के तमाम प्रतीकों का बार बार जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी ही आत्मीयता से उन्हें खुद के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। स्मृति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है क्या? अच्छा, चलिए स्मृति जी के पास हम चलेंगे, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए और इन्हीं तस्वीरों के सवालों के साथ संजय शर्मा का हम रुख करते हैं। आप संजय, बार बार इस बात का जिक्र होता रहा है बुद्धम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की शरण में जाओ, लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, कितनी आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक चीज को, गुजरात में जितने भी बौद्ध के चिन्ह मौजूद हैं, उसका विस्तार से जिक्र करते हुए नजर आए राष्ट्रपति के सामने। चित्रा, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा परंपराएं तोड़ी हैं, उनको हमेशा परंपराएं तोड़ने वाला माना गया है। बिल्कुल, उन्होंने जिस तरीके से चीन के प्रधानमंत्री को दिल्ली से बाहर निकल करके अहमदाबाद में बुलाया और बौद्ध धर्म से चीन का संबंध जोड़ा, आपने देखा जिस तरीके से जापान में भी उन्होंने बौद्ध धर्म से संबंध जोड़ा, कहीं न कहीं वो भारत के प्राचीन रूट को कहीं न कहीं ध्यान में रखते हुए आसपास संबंध जोड़ रहे हैं, पड़ोसियों से रिश्ते मजबूत करने में लगे हुए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बर्मा जो बर्मा है, श्रीलंका है, ऐसे कई देश है जिनकी की रूट्स भारत से निकली हुई है, उनसे भी इसी तरीके के मधुर संबंध बना करके भारत का पड़ोस मजबूत करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी। साथ ही साथ चीन के साथ दोस्ती के 2 बड़े पैगाम हैं। एक तो सबसे बड़ी ताकत है, विश्व के कई ताकतों में से शुमार है चाहे चीन, दूसरे नंबर की ताकत माना जाता है विश्व की। उसके साथ संबंध सुधारने के बाद में भारत को आर्थिक फायदा तो होगा ही होगा, साथ ही साथ सीमा भी सुरक्षित होगी।
बिल्कुल सही कहा आपने, और एक नए रिश्ते की शुरुआत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। और खुद नरेंद्र मोदी जो 5 बार सीएम रहते हुए चाइना का दौरा कर चुके हैं, जाहिर तौर पर किस तरह से चाइना को अपने पक्ष में लेकर आया जाए, भारत को मजबूती किन किन क्षेत्रों में दिलाई जाए, उसी को लेकर समझौते भी होने हैं। उस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। सवाल बड़ा ये है, पड़ोसी इतनी चीनी क्यों घोल रहा है, इतनी मिठास क्यों घोल रहा है हम दोनों के रिश्तों में, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको दिखाते हैं जिनपिंग के भारत दौरे पर विपक्ष ने कैसी तानाकशी की है, सुनिए। प्रधानमंत्री को अपनी बातचीत में ध्यान में रखना चाहिए कि एक तरफ तो चीन जो है अपनी जमीन कब्जा करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ जो है अहमदाबाद में फाफड़ा खा रहा है और जो है ढोकला खा रहा है, तो दोनों चीजें नहीं चलती हैं। देश के साथ धोखा होगा, कहीं ऐसा न हो कि चीन हिंदुस्तान के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी बन जाए, व्यापार करे हिंदुस्तान में, फिर धीरे धीरे हिंदुस्तान को कब्जे में लेते जाए। हमको बहुत होशियार रहना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान कभी हिंदुस्तान के मित्र नहीं हो सकते। चीन के राष्ट्रपति से साफ कह देना चाहिए कि अरुणाचल पर जो आपका वक्तव्य है वो देश की जनता को स्वीकार नहीं है। हम प्रधानमंत्री से यही आशा करते हैं। मंत्री होने के नाते आप अनुमान कर सकते हैं, एक भारतीय नागरिक होने के नाते, कि हमें कितना गर्व हो रहा है इस बात का कि आज हमारा नायक जो है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे महानायक के रूप में उभर रहा है। ये अलग अलग प्रतिक्रियाएं थी और हमारे साथ स्मृति जी जुड़ चुकी हैं। स्मृति जी, आपसे मेरा ये सवाल है, क्योंकि दोनों ही नेताओं को जितने गर्मजोशी से मिलते हुए इस वक्त हम देख पा रहे हैं और जिस तरह का वेलकम किया गया है उनका, लेकिन जो पड़ोसी है उसकी नीयत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता और इसीलिए शक बार बार होता है। पड़ोसी इतनी चीनी क्यों घोल रहा है हम दोनों के रिश्तों में, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए आप। देखिए, चीन ने पिछले कुछ सालों में भारत के साथ दोस्ती करने की बहुत कोशिशें की जी। ये तो मैं मानती हूँ कि चीन ने हमारे तरफ से इतनी कोशिशें नहीं हुई। हम एक संदेह के वश पे चीन को देखते हैं। हम समझते हैं कि 1962 में जो हुआ वो बार बार होगा। बात ऐसी नहीं है। 1979 में वियतनाम के खिलाफ, वियतनाम के साथ युद्ध करने के बाद चीनियों को ये समझ में आ गया कि युद्ध करने से अब कोई भी समस्या हल नहीं होगा। बिल्कुल। अब सबके साथ दोस्ती करना है, सबके साथ सहयोगिता करनी है। अगर हम अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना चाहते हैं, पूरे दुनिया को साथ लेके करना चाहिए। वही अभी चीनियों के मन में है। लेकिन उसकी जो विस्तारवादी नीति है उस पर शक भी होता है। कॉम्प्लेक्स 1962 माइंडसेट जो है वो नहीं गई। बिल्कुल, लेकिन चाइना की जो विस्तारवादी नीति है जिसका जिक्र जापान में किया था नरेंद्र मोदी ने। हाँ, राइट, हाँ जी, वो विस्तारवादी नीति जो है, चीन के नेता जब कहते हैं कि ये हमारा है, वो हमारा है, ये हम ले लेंगे, वो अपने अंदरूनी, मतलब इट इज फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन, क्योंकि चीन के लोग चाहते हैं कि 150 साल से उनके देश पे जो अत्याचार हुआ है वो उससे उनकी अभी वाली जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो बाहर निकले, वो अपने आप को बहुत मजबूत दिखाए। चीन की जनता ये चाहती है। और कम्युनिस्ट पार्टी जो कि चीन की साम्यवादी दल, जो कि एक मतलब क्या कहते हैं, गणतांत्रिक व्यवस्था का अंश नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि लोगों का सपोर्ट पाए। और ये एक रास्ता है उनके लिए लोगों का सपोर्ट पाने के लिए। इसलिए वो युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन वो ऐसे बोलते रहेंगे और वो दिखाते रहेंगे कि हम मतलब डट के खड़े हो सकते हैं विदेशों के खिलाफ, क्योंकि 100-150 साल की जो इतिहास है उसमें चीन पर इतना अत्याचार हुआ, चीन को इतना कुचला गया कि चीनी लोगों के मन में एक बहुत बड़ी शंका है कि फिर से वो हो जाएगा। वो इसलिए वो चाहते हैं एक मजबूत एक सरकार अपने आप को मजबूती से प्रकट करे। इसलिए चीन के ये जो कहते हैं चीनी नेता, ये मेनली इंटरनल कंजम्पशन के लिए है, एक्सटर्नल के लिए इतना नहीं है। उनको पता है कि अभी युद्ध करने से उनको कोई फायदा नहीं होने वाला। अभी युद्ध से कोई फायदा नहीं होने वाला है और चीन इस समय दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर भी है और भारत को वो बड़े बाजार के रूप में देखता है। इस वजह से भी अपने कुछ हित को लेकर वो सामने आए हैं। लेकिन यहाँ पर बीबी भट्टाचार्य जी, 2011 में एज ए सीएम नरेंद्र मोदी ने चीन का दौरा किया था और वहां जब उनको बोलने का मौका दिया गया तो उसके ठीक पहले उन्होंने वहीं की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी टीबीए के उपाध्यक्ष लेंग यिन को मंच पर आमंत्रित किया और इंक की ओर से जितने भी निवेश किए गए थे गुजरात में उसका विस्तार से जिक्र करवाया था। अब तो ये एक तरह से देखा जाए नरेंद्र मोदी की अपनी एक कुशलता भी है कि जो वो करवाते हैं उसका जिक्र पहले करते हैं और फिर उन्होंने बताया कि अहमदाबाद में कितना सपोर्ट वहां की गवर्नमेंट से मिला था और उसका फायदा भी मिला चीन को।
देखिए, मोदी जी का जो 10 साल गुजरात या 12 साल गुजरात की चीफ मिनिस्टर की पीरियड था, उसका जो खास ये था वो डेवलपमेंट के लिए। बिल्कुल। बाकी जो भी एजेंडा हो वो डेवलपमेंट की सहायता करे तो ठीक है, ना करे तो उसको सेकेंडरी कर दो। तो मोदी और जो चीन की समझौता, इसके बारे में मैं उम्मीद कर रहा हूं जो अभी होना चाहिए। भारत गरीब देश है, सबसे पहला भारत की काम यह है किस तरह से हम प्रगति करें। चीन भी अभी काफी गरीब है, वो भी चाहता है पहले कैसे आर्थिक मतलब प्रगति करे। तो भारत चीन की समझौता पूरी तरह से आर्थिक विकास के स्तर पे होना चाहिए। बाकी जो भी है उसको सेकेंडरी मानना चाहिए। उससे हमारा जो मूल लक्ष्य है, दोनों देश की जो विकास होना चाहिए, उसमें बाधा ना हो। चीन तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। मगर ये भी बात सही है, चीन की अभी भी काफी एक बड़ा हिस्सा गरीब है। चीन देखिए, अभी 50 साल पहले भारत की तरह पूरी तरह से गरीब मुल्क था। अब चीन बढ़ रहा है, ये बात सही है, मगर ये नहीं कि चीन ऊंची तर्ज पे अभी नहीं पहुंचा है। चीन की ताकत अच्छा है, चीन की डिफेंस बहुत सब कुछ बहुत है, मगर चीन जानता है अभी उस तरह से अमेरिका या यूरोपियन कंट्री के बराबर स्तर पे अभी नहीं आया, बहुत लंबी दूर है। तो चीन नहीं चाहता है इस वक्त की बहुत ज्यादा मतलब दुश्मनी करके उसका जो अर्थव्यवस्था को बिगाड़ दे। तो इसीलिए हम भी ये कहते हैं भारत को भी प्रैक्टिकल होना चाहिए, हम बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लिया चीन ने इंकर्शन कभी तिब्बत में कर लिया, कभी अरुणाचल में कर लिया, उसको एक मतलब साइड में डाल दें। असली मुद्दा हमारा होना चाहिए चीन के साथ रिलेशंस के बाद हमें कितना फायदा होगा। वो अभी इसी में होगा, ट्रेड में होगा, इकोनॉमी में होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से होगा। चीन के साथ संबंध से हम भारत के उद्योगों को काफी विकास कर सकते हैं। तो इसीलिए बाकी हिस्सा जो हम बीच बीच में कहते आ रहे, उसको मतलब साइड में लेना चाहिए। और अब तो जो चीनी मेहमान है 6 लाख करोड़ रुपए निवेश को लेकर आया है, इस वजह से गर्मजोशी से उसका स्वागत और वो बनता भी है, क्योंकि अगर मौका मिल रहा है नए सिरे से इन रिश्तों की कहानियों को लिखने का, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी कोशिश जरूर करेंगे। सीधे रुख करते हैं हयात होटल के बाहर से। राजेश इस वक्त हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। राजेश, अंदर मुलाकातों का दौर लगातार जारी है और चीन के नाम में चीनी है, और अगर हम बात करें गुजराती जितने भी व्यंजन बनते हैं उन सब में चीनी डाली जाती है। तो क्या ये माना जाए कुछ ऐसी मिठास अब निकलकर सामने आने वाली है जो दोनों देशों के रिश्तों को मजबूती प्रदान करेगी? देखिए चित्रा, जिस तरीके के इंतजामात किए गए हैं उससे तो यही लगता है कि रिश्तों में मिठास जो है वो और घुलेगी, रिश्ते और मधुर होंगे। इस वक्त मैं रिवर फ्रंट के सामने खड़ा हूं चित्रा, और यहाँ 6 बजे के करीब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे और यहीं पे साबरमती नदी के किनारे दोनों टहलते हुए बात करेंगे। भारत के रिश्तों को मधुर बनाने के लिए और गाढ़ा बनाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए साबरमती नदी के किनारे तकरीबन आधे घंटे से 40 मिनट यहाँ पे रहेंगे, बातचीत होगी। उसके बाद रात्रि भोज का आयोजन जो है वो यहीं पे किया गया है। तमाम गुजराती व्यंजन चीनी राष्ट्रपति के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं, मंगाए गए हैं, और यहीं पे सारी बातचीत जो है आखिरी दौर के अहमदाबाद में जो आखिरी दौर की बातचीत होगी चीनी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में, वो यहीं पे होगी। उम्मीद यही है कि चीजें जो बातचीत होगी वो काफी अच्छे माहौल में होगी और प्रधानमंत्री जो अपना पक्ष रखना चाहते होंगे वो ठीक से चीनी राष्ट्रपति के सामने रख पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, जो भी पेशकश और आपके पीछे हमने पढ़ा भी है, समृद्धि के लिए सहयोगिता, यानी कि समृद्धि कैसे हम देश में लेकर आएं, उसके लिए आपस में सहयोग को बढ़ाने की जरूरत है। और ये सिर्फ भारत के लिहाज से ही नहीं है बल्कि पड़ोसी मुल्क के लिहाज से भी है, क्योंकि वो दूसरे देशों के का जो प्रभाव है उसको कम करना चाहता है। लेकिन यहाँ पर आपसे स्मृति जी और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, चूंकि जिस तरह से और जिन उद्देश्यों को लेकर चीन इस वक्त आया है हिंदुस्तान में, उसके भी कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है। लेकिन क्या ये माना जाए कि आज का वक्त ऐसा है, चूंकि 30 साल के बाद एक तो हमारी गवर्नमेंट बेहद मजबूत है, अकेले बल पर उसकी सरकार है, दिल्ली में कुछ अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं जिनको वो पूरा करना चाहता है, लेकिन क्या ये माना जाए कि आज का वक्त ऐसा है, चूंकि 30 साल के बाद एक तो हमारी गवर्नमेंट बेहद मजबूत है, अकेले बल पर उसकी सरकार है दिल्ली में, इन सब के बीच एक जो नया रिश्ता यहां से शुरू होगा वो आगे आने वाले दिनों में वैश्विक स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने जा रहा है? हाँ जी, बिल्कुल महत्वपूर्ण तो होगा ही,
लेकिन ये भी कहना ठीक नहीं है कि आज से एक शुरुआत हो रही है। शुरुआत तो समझ लीजिए 1988 से है, जब राजीव गांधी गए थे। उसके बाद आने जो अगले जो उसके बाद के जी पहले नरसिम्हा राव, फिर उसके बाद वाजपेयी जी, फिर मनमोहन सिंह, सबके समय में रिश्ते आगे बढ़े हैं। हाँ बिल्कुल, अटल बिहारी वाजपेयी के समय बहुत अच्छे समझौते किए गए थे, खासकर सिक्किम को लेकर, तो वो बहुत महत्वपूर्ण था। तो यही हम आशा कर रहे हैं, हो सकता है कि आगे चल के कभी चीन ये मान ले कि अरुणाचल पे उनका जो दावा है वो शायद उतना मजबूत नहीं है। तो ये सब तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बार के अब की बारी ये शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे हो सकता है। बिल्कुल तो आगे हो सकता है, इस तरह की उम्मीद भी हमें करनी चाहिए। अंदरूनी ढांचे में, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इन्वेस्टमेंट, हाँ जी बिल्कुल सही कहा आपने। उम्मीद से ही इन रिश्तों की शुरुआत भी हो रही है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी उनसे मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन एक बार फिर से राजेश आपका रुख करते हुए, होटल हयात के अंदर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है? उनके ऑडियो में कुछ तकनीकी दिक्कत है, दोबारा से हम सुनेंगे राजेश को, वो जो भी अपनी बातें कह रहे हैं। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि संबंधों की जो नई शुरुआत एक नए सिरे से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर क्या कुछ लेंगे चीनी राष्ट्रपति से, इस पर भी न सिर्फ हिंदुस्तान की बल्कि दुनिया भर की नजर टिकी हुई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।